ओके, तो आज हम क्या करेंगे, हम ट्रेनिंग सर्वर पे जो है एक तो इन्वेलप सेटअप करेंगे। अज्यूम हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो है ना इनबाउंड का मैप बना हुआ है, उसको हम चेक इन करेंगे और हमारे पास इनपुट फाइल भी होगी और उसका फिर जो 9 and 7 बनाना होता है वो बनाएंगे। अभी ट्रेनिंग सेशन में है, उसमें हम कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो है वो काम नहीं करेंगे। जर्नल जो है हमारे पास जो भी बिलिटन प्रोसेस होंगे B2BI सर्वर पे, उसको कॉल करके जो भी एंड टू एंड टेस्टिंग करनी होगी वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास मैप है अभी। ठीक है, इसको मैं कंपाइल कर लेती हूँ, इसको मैं सर्वर पे चेक इन कर देती हूँ। तो सर्वर पे मैप चेक इन के बाद हमने क्या करना है कि इनबाउंड का एसटी इनवेलप बनाना है बाय ट्रांजैक्शन। ठीक है, बाय ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास इनबाउंड की ट्रांजैक्शन 850 है तो मुझे 850 का एसटी बनाना होगा, और अगर कोई और है 856 तो मुझे उसका एसटी इनवेलप बनाना होगा। उसके बाद हमें बनाने होंगे आउटबाउंड 9 and 7 का ISA, GS और एसटी। अच्छा, सीक्वेंस भी हमें जो है ना ऐसे ही फॉलो करनी है, मतलब पहले आईएसए बनेगा फिर जीएस और फिर एसटी। आउटबाउंड में हमेशा हम ऐसे ही सीक्वेंस रखते हैं। इसका कोई रीज़न है वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे क्यों हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये मैप था और ये फाइल है। फाइल तो आप सबके पास यही होगी, तो मैं क्या करूँगी कि अगर आप लोग सारे ये सेटअप करोगे तो एम्बिगियस की चीज़ें आ जाएंगी, एरर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रही हूँ, ये मैं एज अ सेंडर आईडी रिसीव वो कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं ई कॉम टेस्ट के नाम से आईडी बना रही हूँ। ठीक है, आईएसए में जब भी हम आईडी रखते हैं तो उसकी जो है ना लेंथ मैक्सिमम होती है 15। तो अगर आपकी आईडी छोटी भी है तो उसको स्पेसिस के साथ हमें ऐड करना होता है, वरना ये वैलिडेशन में फेल हो जाता है। ठीक है, तो अब ये मेरी फाइल जो है प्रोडक्शन की है, मैं इसको टेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अगर प्रोडक्शन रखूंगी तो वहाँ चेक मार्क जो मैं लगाऊंगी उस पर फेल हो जाएगी। तो ये हमारा डेटा है, इसको चलते हैं लेके ट्रेनिंग सर्वर पे। तो हम बिल्कुल स्क्रैच से मैप इनवेलप बनाना होगा, तो पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग पार्टनर में जाएंगे, डॉक्यूमेंट इनवेलप में जाएंगे, उसके बाद इनवेलप्स और न्यू इनवेलप में जाकर गो कर देंगे। उसके बाद हम X12 का काम कर रहे हैं तो X12 पे क्लिक कर देंगे, देन नेक्स्ट कर देंगे। 5 मिनट ब्रेक ले लें, अजान हो जाए।
ओके, तो इनबाउंड हमें एसटी बनाना है, तो मैं यहाँ पे इनबाउंड, यहाँ पे 3 है ISGS ST, मुझे इनबाउंड ST बनाना है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगी और नेक्स्ट कर दूंगी। इस वाली स्क्रीन को हमें स्किप करना होता है, ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे अब नाम रखना होता है। अब नाम जो है ना, हम ई-कॉम वाले जो है हम एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहे थे कि पहले कस्टमर का नाम आता है, जैसे कि ई-कॉम टेस्ट, ठीक है, उसके बाद कंपनी का नाम आता है, ट्रेडिंग पार्टनर जो ईडीआई कर रहा था, तो अभी मैंने कायनात लिख दिया। और उसके बाद हम रखते हैं इनबाउंड है या आउटबाउंड है। उसके बाद हम ट्रांजैक्शन के किस ट्रांजैक्शन के लिए बना रहे हैं। उसके बाद आता है वर्जन। जब वर्जन जो है ना, हम एसटी का जब बना रहे होते हैं ना, तो हम हमेशा देखो एसटी में ईडीआई आईडीज नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि जीएस लेवल का जो भी इसके लिए एसटी के लिए फिलअप करते हैं वो जीएस लेवल से डेटा उठाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका ये वर्जन उठाएंगे और यहाँ पे नेम में रख देंगे और उसके बाद अंडरस्कोर एसटी रख देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की हम जो है नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहे होते हैं, जिससे आपको नेम से ही पता चल जाएगा कि ये इन्वेलप जो है वो किसके लिए बनाया गया है, ठीक है। अगर वैसे नाम रख दोगे तो बार बार इनको खोल के चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब ये ब्लू में जो है इट्स मीन कि ये मैंडेटरी डेटा है, तो अगर मैं कुछ नहीं फिल करूंगी तो वो एरर दे देगा, आगे नहीं जाने देगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए वर्जन 1 रख देती हूँ। कल को अगर हम कुछ एडिट करते हैं तो वो यहाँ पे रिमार्क्स ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कर दूंगी। अब ये जो स्क्रीन है ना, इसमें हमने करना होता है फिलअप सारी इन्फॉर्मेशन। जो ब्लू में होती है हम ज़्यादातर उसी को फिल करते हैं, ग्रे वाली जो है ऑप्शनल होती हैं, इसको नहीं करते। ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट होता है जब कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो सेंडर आईडी में अभी मेरी फाइल के हिसाब से मेरी सेंडर आईडी क्या है, कोई बताएगा? IAC06 का जी, तो अभी मैं एसटी का बना रही हूँ ना, तो मैंने जो भी सेंडर आईडी पिक करनी है वो जीएस लेवल से उठाऊंगी, ठीक है। तो जीएस लेवल पे सेंडर आईडी आपकी होती है GS01 पे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रख दी। उसके बाद रिसीवर आईडी ये वाली पिक कर लूंगी, यहाँ पे फिल कर दी। अब यहाँ पे वो बोल रहा है ट्रांजेक्शन सेट आईडी कोड, मीन्स के कौन सी ट्रांजेक्शन के लिए सेटअप कर रहे हैं। तो ये हम कहाँ से उठाते हैं इन्फॉर्मेशन, यहाँ से, ठीक है। ये 850 आ गई। अब ये जो यूज ग्लोबल कंट्रोल नंबर है ना, ये इनबाउंड के लिए आपको हमेशा यहाँ पे नो ही रखना है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल कंट्रोल नंबर हमने जनरेट नहीं करना है इनबाउंड के लिए, हमें बना बनाया मिल रहा है। जब भी ये इनबाउंड की फाइल आएगी तो ये कंट्रोल नंबर होगा, तो हमें इसको कुछ भी जनरेट या कुछ भी नहीं करना। जब आउटबाउंड में हम जब काम करेंगे ना, तो उसमें ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे नो कर देना है। अब यहाँ पे बात हो रही है ग्रुप वर्जन, मतलब कि आपने जो इन्वेलप सेटअप करना है वो किस टाइप का, किस वर्जन के फाइल आएगी जो यहाँ पे हमने रखनी है। तो यहाँ पे क्या करोगे, जीएस लेवल का वर्जन उठाया और यहाँ पे फिल कर दिया। अब यहाँ पे आ रही है चीज़ें, टेस्ट इंडिकेटर। अगर तो आप ये सेटअप कर रहे हो टेस्ट में या ट्रेनिंग में कर रहे हो तो आपने क्या करना है, मोस्टली जो है हम ट्रेनिंग में ये कह देते हैं कि एनी इंडिकेटर रख दो। उसका रीज़न ये होता है कि जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास कस्टमर ट्रेनिंग का भी टी भी भेज देता है, पी भी भेज देता है, हमें बस मैप से ट्रांसलेशन करनी होती है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक हमने सर्वर रखा हुआ है जिसमें हमें कहा गया है कि भाई ये इस पार्टनर का क्यूए है, तो हम उसमें क्या करते हैं, टेस्ट फाइल, टेस्ट इंडिकेटर ही रखते हैं। क्यों? उस क्यूए में सिर्फ टेस्ट फाइल ही चलनी चाहिए। अभी आप लोगों का ये ट्रेनिंग सर्वर है, ट्रेनिंग में मतलब कि आप बस रैंडमली फाइल्स जनरेट कर रहे हो, मैपिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, एनी इंडिकेटर का। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर एनी इंडिकेटर रखते हैं तो आपकी फाइल में टी पी या आई आ रहा हो ना, वो चल जाएगी फाइल, ठीक है। लेकिन अगर क्यूए में मैंने टेस्ट रखा हुआ है और इन केस मैं प्रोडक्शन की फाइल क्यूए में चला रही हूँ, तो वो फेल हो जाएगी। वो कहेगा कि भाई आपने तो इन्वेलप में सेटअप किया है कि सिर्फ टेस्ट फाइल जो है एक्सेप्ट करनी है। तो इस तरह ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग टाइम पे इस ट्रेनिंग सर्वर पे आप एनी इंडिकेटर रख सकते हो, क्योंकि अभी जैसा मैंने अभी फाइल में टी किया था, हो सकता है कल को मैं भी आपको कोई फाइल दूं तो वो प्रोडक्शन की होगी एज अ प्रैक्टिस के लिए। तो आप एनी इंडिकेटर इस टाइम यूज़ कर सकते हो। आगे जब आप फर्दर प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, जब कहा जाएगा कि इस प्रोजेक्ट का क्यूए है, तो हम टेस्ट इंडिकेटर सेट कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये दो फंक्शन जो हैं कुछ ऐसे हैं कि इसको अभी आप क्या करोगे, नो ही रखोगे। लेकिन इसका पर्पस क्या होता है मैं हाई लेवल बता देती हूँ। कुछ कस्टमर क्या होते हैं कि वो अपनी ईडीआई फाइल में जो कंट्रोल नंबर होता है ना
उस पे बहुत रिस्ट्रिक्शन रख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्यों रखते हैं कि वो यही कंट्रोल नंबर अपने सिस्टम में एज अ प्राइमरी की रख रहे होते हैं या सीक्वेंस जनरेट करने के लिए रख रहे होते हैं, क्योंकि हम जब कहते हैं कि आईबीएम जो है ये कंट्रोल नंबर जो है हमेशा यूनिक जनरेट करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये जो फाइल है ये चलाई फाइल और ये कंट्रोल नंबर है उसका एसटी कंट्रोल, क्योंकि अभी मैं एसटी पे हूँ तो एसटी कंट्रोल नंबर की बात हो रही है। तो जब ये फाइल चलेगी ना तो हो सकता है कस्टमर ने हमें कहा हो कि इसका जो कंट्रोल नंबर है ना इसकी भी मैपिंग करके दो हमें, और ये कंट्रोल नंबर जो है वो अपनी सिस्टम में यूज कर रहा होगा। तो वो ये चाहेगा कि जब फर्स्ट फाइल आई है वो 845 के साथ आई है तो नेक्स्ट फाइल उसको 6 मतलब एक सीरीज मिल रही हो, सीक्वेंस हो। तो अगर आपकी फाइल फॉर एग्जांपल मैंने अभी 5 चलाई थी तो और फौरन मैंने 7 वाली फाइल चला दी तो वो फेल हो जाएगी, सीक्वेंस चेकिंग हो रही होगी। ठीक है, तो इस वैलिडेशन को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ऑप्शन होता है हमारे पास, परफॉर्म कंट्रोल नंबर सीक्वेंस चेकिंग। ठीक है, अगर मैं इसको यस कर दूंगी तो मैं ये जब फाइल चलाऊंगी एक दफा चल जाएगी, दूसरी दफा जब मैं इसको क्या करूंगी कि इस पे 8 की डिजिट ऐड करूंगी या 7 की चेक करूंगी तो वो फेल हो जाएगी। क्यों, मैंने 5 पे चलानी थी, उसके बाद 6 आना चाहिए था। तो वो सिस्टम खुद ही चेक करता जाएगा इन ईडीआई आईडीज पे, अगर सीक्वेंस नहीं आ रही तो वो फेल कर देगा। ठीक है, सेम यही काम क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है डुप्लीकेट कंट्रोल नंबर। अगेन ये भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, अगर किसी सिस्टम वो कस्टमर की वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है ना एक फाइल सेम कंट्रोल नंबर से नहीं आनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको यस कर देंगे। तो अगर मैंने दो बार ये फाइल चला दी तो दूसरी बार जब फाइल जाएगी उनके सिस्टम या इधर मैं आईबीएम में चलाऊंगी वो फेल हो जाएगी। ठीक है, ये आप सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जब मैं आपको ये प्रैक्टिस के लिए दूंगी तो आप ये यस और नो करके अपने इनवेलप को सेव करके फाइल चला के देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब ये चीज आती है रिटेन इनवेलप क्लोजिंग। अच्छा, इसका जो ताल्लुक है प्योरली जो है आपके मैप से होता है। अगर आपको याद हो इनबाउंड में मैं मैप जो है आपको हमेशा उसमें इनवेलप ऐड करवाती हूँ। अभी रिसेंटली जो टास्क आप लोगों ने किया था उसमें ये हो रहा था कि इनवेलप का डेटा हर लाइन में प्रिंट होना था। ठीक है, इट्स मीन के आईएस से इनवेलप की इंफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं मैप में। ठीक है, अगर मैं ये नो कर देती हूँ और इस सिस्टम से फाइल जनरेट करूंगी तो आपने जो भी मैपिंग आईएस से लिंक की हुई है या आपने डेटा उठाया वो नहीं परफॉर्म होगी। ठीक है, इट्स मीन के नो का मतलब है कि मैप में जो भी इन्वेलप किया आपने सेगमेंट ऐड किए हैं उसको इग्नोर कर दो। मैं यस करूंगी तो इट्स मीन के वो इग्नोर नहीं करेगा, जो भी आपने उससे मैपिंग की है वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका जो पर्पस है वो अभी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि आगे जब आप लोग अपडेट की क्यूरीज और ये सब चीजें करोगे बिजनेस प्रोसेस में तो उसमें ये समझ में आएगा ज्यादातर। इसका फिलहाल ऑप्शन ये इसलिए है कि अगर आप इनवेलप से डेटा फैच कर रहे हो तो इसको यस कर दो। ठीक है, देन हमारे पास एक ऑप्शन आता है बैच ट्रांजैक्शन विद इन अ फंक्शनल ग्रुप। अब होता यह है कि मैंने अगर आपको एक सिनेरियो यहाँ पे भी मैंने जनरेट भी किया है कि एक आईएसए के अंदर या एक जीएस के अंदर 2 एसटी थे। ठीक है, ये 2 एसटी जब ट्रांसलेट होंगे इनको अलग अलग फाइल में जनरेट करना है या एक ही फाइल में दोनों एसटी का डेटा आ जाए, ये चीज बोली गई है। ठीक है, तो इनमें अगर मैं ये बोलती हूँ बैच ट्रांजैक्शन विद इन फंक्शन इनटू वन आउटपुट, अगर मैं यस कर देती हूँ तो मतलब 2 एसटी हैं लेकिन वो फाइल एक ही जनरेट करेगा। अगर मैं नो कर देती हूँ तो 2 एसटी हैं तो 2 फाइल्स जनरेट करेगा जब भी मैं ये फाइल चलाऊंगी मल्टीपल। तो अगर 100 फाइल्स 100 एसटी हैं और मैंने यहाँ पे जो है वो कह दिया कि नो कर दो तो वो 100 फाइल्स जनरेट करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और अगर किसी पॉइंट पे किसी को कोई क्वेश्चन हो वो रोक के पूछ सकते हैं। ठीक है, इस स्क्रीन पे किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैम मैक्सिमम एज ऑफ कंट्रोल नंबर हिस्ट्री रिकॉर्ड, ये वाला दोबारा समझा देगा, ये किसके यस किया हुआ है? किधर? ये सेकंड लास्ट जो ग्रे है ना? ये वाला? यस यस यस, ये वाला। ये जो है अभी हमने देखो ग्रे है, इसमें हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये क्यों यूज करते हैं, ये कंट्रोल नंबर चेकिंग हो रही है ना, तो हम इसको ये बता देते हैं कि भाई 1 साल के लिए जो है ना हमें ये कंट्रोल चेक करने हैं डुप्लीकेट। 1 साल बाद जो है हमारा सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है, जो भी कंट्रोल नंबर से प्रोसेसिंग हुई होती है ऑर्डर प्रोसेस हम वो फ्लश कर देते हैं, तो आप जो है इतनी देर तक हिस्ट्री अपने सिस्टम में भी रख सकते हो। ठीक है, ओके ओके। तो अगर 1 साल बाद सेम कंट्रोल नंबर आता है और हमने यहाँ 365 लिखा हुआ है
तो वो फिर एक्सेप्ट हो जाएगा आगे। सही। ओके ओके। अदरवाइज ये ग्रे है तो हम इसको फिल नहीं करेंगे। अच्छा, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे जाके अब ये जो कंट्रोल नंबर है, अगेन इनबाउंड में हमारे लिए कंट्रोल नंबर मैटर नहीं करता क्योंकि हमारी फाइल में होता है, हम जनरेट नहीं कर रहे होते, तो इसको स्किप कर देंगे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ट्रांसलेट और कंप्लायंस चेक। अब ये क्या होता है कि मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि एसटी के इन्वेलप में हम मैप रख रहे होते हैं, तो मैप को जब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसलेट करने के बाद अगर कोई एरर आ रहा है या फाइल को हम जब टेस्ट कर रहे हैं और उसकी वैलिडेशन नहीं है, तो अगर हम चाह रहे हैं कि भाई वो अगर वैलिडेट नहीं है फाइल या कोई टैग मिसिंग है या कुछ ऐसा है तो एरर जनरेट करो, तो हम कहेंगे यस। और ये मोस्टली हम जो इन्वेलप सेटअप करते हैं उसमें यस ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंडेटरी ब्लॉक अगर हमने रखा हुआ है कि या किसी कस्टमर ने हमें कहा हुआ है कि भाई हमारा परचेज ऑर्डर नंबर मैंडेटरी है, अगर ट्रेडिंग पार्टनर हमें नहीं भेजता तो आपको फाइल फेल कर देनी चाहिए अपनी ही साइट पे। तो हम फिर जो है अगर नो कर देंगे ना तो वो मैंडेटरी के चेक भी नहीं करेगा, वो फाइल भेज देगा। तो हमें हमेशा ये यस रखना होता है। ठीक है। ये परफॉर्म हिपा कंप्लायंस, ये नेक्स्ट लेवल जो है वो चीज़ होती है हिपा की, इसको स्किप कर दो। यस और नो करो, डजेंट मैटर, ये हमारे प्रोसेसिंग में यूज़ नहीं हो रही होती। ठीक है। दिस पॉइंट जो है ना, यहाँ पे आपको नो कर दो या यस कर दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है मैप नेम। अच्छा, यहाँ पे स्पेसिफाई पे ही हमेशा सिलेक्ट करना है क्योंकि हम मैप यूज़ कर रहे हैं। जनरेट फ्रॉम डेटा, ये कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमें मैपिंग नहीं चाहिए, आप हमारे डेटा से ही कुछ कर दो, तो हम इसके बिहाइंड द सीन कोई स्क्रिप्टिंग लगा देते हैं या फिर कोई ऐसा ट्रांसलेटर लगा रहे होते हैं जिसमें हम ये कह देते हैं कि जनरेट फ्रॉम डेटा। ठीक है। तो अभी हम मैप यूज़ करेंगे तो इसमें स्पेसिफाई का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। अब इस स्क्रीन पे हमें मैप सेलेक्ट करना होगा कि हमने जब भी कोई इस आईडी से सेटअप, इस आईडी से कोई फाइल आएगी तो हमने उसको किस मैप से गुजारना है। तो अभी मैंने एक मैप अपना चेक इन किया था, तो मैं इधर ड्रॉप डाउन में जाके अपना मैप ढूंढ लूंगी। तो ये वाला मैप हो गया और नेक्स्ट कर दूंगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब आपकी मैंने कल बताया था 9 एंड 7 जनरेट करते हैं, तो 9 एंड 7 में आपको ये बताना है या नहीं, रिजेक्शन करनी है या सब चीज़ें ये वाला जो काम होता है कंप्लायंस चेक वाली जो चीज़ होती है वो इसमें करना चाह रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप हमेशा क्या करोगे, ये सेकंड वाला ऑप्शन लाजमी सिलेक्ट करो। क्यों? क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि अगर एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है तो वो आपको 9 एंड 7 जो है उसमें 9 एंड 7 में आपको बताना होगा। ठीक है। अब ये ट्रांसलेट ट्रांजैक्शन, इसमें ये बोलते हैं अक्सर रिक्वायरमेंट ये हो जाती है कि भाई सेटअप कर दो लेकिन मैप ट्रांसलेशन ना करो, हमें जो फाइल आ रही है ना ईडीआई की वही पास कर दो। तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, नो कर देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली होता यही है कि हम पास थ्रू कर देते हैं। उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कह रहे होते हैं, पास थ्रू। मतलब ईडीआई फाइल आई और जो कस्टमर है उसको ईडीआई फाइल ही चाहिए थी, तो हमने क्या कर दिया, नो ट्रांसलेशन करके आगे वही फाइल चला दी, वही पास कर दी। लेकिन जब हम यस करेंगे तो जो हमारी मैप में चीज़ें लिखी हुई हैं या ईडीआई टू फ्लैट फाइल है, वो वाला रिजल्ट हमारा जनरेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है वैलिडेट ट्रांसलेशन आउटपुट। अगेन यही वही चीज़ है कि आपका आउटपुट साइड पे जो मैंडेटरी चीज़ें हैं उसको वैलिडेट करना है या नहीं, तो यस इसको भी वैलिडेट करना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अब जो मैंने शुरू में बात की कि हम स्पेसिफिक जो है किसी प्रोजेक्ट को लेके काम नहीं कर रहे अभी, तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे अभी स्पेसिफाइंग बिजनेस प्रोसेस पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है। यहाँ पे हम जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो अलग अलग प्रोजेक्ट के बीपी बने हुए होते हैं, बिजनेस प्रोसेस बने हुए होते हैं जिसको हम यूज़ कर रहे थे। हम अभी यहाँ पे एक बिलेटन प्रोसेस यूज़ करेंगे जिसका नाम है ईडीआई आउटबाउंड एक्सट्रैक्शन फाइल सिस्टम। इससे क्या होगा, जैसे ही हमारा टेस्ट रिजल्ट रेडी हो जाएगा सर्वर पे, तो हम चाहेंगे कि वो फाइल कहीं ना कहीं सिस्टम मतलब फोल्डर में ड्रॉप हो जाए। तो ये अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे हमसे मांगेगा कि फाइल नेम क्या रखना है और फाइल किस पाथ में जो है वो ड्रॉप करनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे डिटरमाइन बाय बिजनेस प्रोसेस अभी नहीं कर रही, ये तब करते हैं जब प्रोजेक्ट किसी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, क्योंकि हम प्रोजेक्ट में जब काम कर रहे थे कोड लिस्ट की
कोड लिस्ट का काम कर रहे होते हैं, तो वो भी नेक्स्ट लेवल। तो फिलहाल आप क्या करोगे, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे और नेक्स्ट चले जाओगे। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है किस डायरेक्टरी में और फाइल नेम क्या रखना है। तो अभी मैं डायरेक्टरी आप लोगों को भी दे देती हूँ, वही सब आप यूज कर लेना। तो होगा ये कि जब मेरी फाइल जनरेट होगी तो एक फोल्डर बनेगा किड्स ट्रेनिंग के नाम से, और इन टेस्ट रिजल्ट का फोल्डर होगा, उसके अंदर ये फाइल हो जाएगी। तो ये मैं पाथ रख लेती हूँ। अब मुझे यहाँ पे रखना है नाम, ठीक है। तो नाम में मैं अभी फिलहाल यहाँ पे रख देती हूँ एंगुलस ब्लॉक था उसका ए, और होम डिपो की फाइल थी, सॉरी अभी तो हम वो सिनेरियो में ना, ई कॉम टेस्ट और कायनात। अब मुझे ना यहाँ पे कुछ ऐसी यूनिक आईडी या कुछ यूनिक नंबर ज़रूर लगाना है कि जब मल्टीपल फाइल जनरेट हों, और मैंने कहा है कि 100 फाइल्स जनरेट हों, अगर 100 एसटी आ रहे हैं तो वो ओवरराइड ना हो, क्योंकि अगर ये नाम रखूँगी तो ओवरराइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे यूज़ करूँगी बिजनेस प्रोसेस आईडी। बिजनेस प्रोसेस आईडी क्या होती है कि जब भी आप लोग भी सर्वर पे टेस्टिंग कर रहे होते हो, तो करंट प्रोसेस में जब अगर मैं जाती हूँ, तो जो भी एक्टिविटी होती है ना वो एज अ बिजनेस प्रोसेस आईडी रजिस्टर हो रही होती है बैक एंड डेटाबेस में। तो ये जो है हमेशा सर्वर पे यूनिक जनरेट होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एज अ रेफरेंस उठाएंगे। अब मैंने इस आईडी को डायनेमिक उठाना है, तो उसको उसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज टी, ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे जिस प्रोसेस से ये फाइल वो रन होगी ना, उसकी करंट बीपीआईडी इसके साथ अटैच हो जाएगी। और अब मैं चाह रही हूँ कि इसकी एक्सटेंशन .txt हो, तो इस तरह मैंने .txt रख दी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और इसको स्किप कर देंगे। ये एरर हैंडलिंग है, मतलब कि अगर एरर आता है तो आपने ईमेल भेजनी है या नहीं, तो इसमें अभी इसको स्किप कर देंगे। ईमेल अगर भेजनी हो ना, तो यहाँ पे हम बिजनेस प्रोसेस कॉल कर देते हैं जिसमें ईमेल एड्रेसेस होते हैं। तो यहाँ पे ये एक समरी है कि आपने अगर देखना हो कि आपने कोई स्टेप मिस तो नहीं किया या कुछ गलत तो नहीं लिख दिया आईडीज वगैरह में, तो आप इस समरी में देख सकते हो। उसके बाद इसको क्या कर दोगे, फिनिश। तो इस पॉइंट पे मैंने जैसे इसको बैक किया तो मुझे अब मेरा इन्वेलप नहीं दिख रहा। तो अब इसके दो तीन तरीके हैं सर्च करने के। एक तो मुझे पता हो कि मेरे इन्वेलप का नाम क्या है, ठीक है, उस तरह आ गया। अगर चलो इन्वेलप का नाम नहीं पता, तो मुझे ये तो पता है कि मेरी जो फाइल थी उसमें सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी थी, ठीक है। तो मैं सेंडर आईडी पकड़ लेती हूँ, यहाँ पे मैं सेंडर आईडी में रख दूंगी, ठीक है। तो जो भी इस आईडी से रजिस्टर होंगे इन्वेलप, वो इधर मुझे शो हो जाएंगे, ठीक है। एक तरीका ये। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने देखा कि भाई मैंने तो आईडी या कुछ गलत कर दिया है और मैं एडिट करना चाह रही हूँ, तो नाम के अलावा आप जो है कोई भी इसमें इन्वेलप में जो सेटिंग करनी है वो आप कर सकते हो एडिट। नाम नहीं चेंज हो सकता, नाम का अगर इशू आ जाता है तो आपको इन्वेलप को डिलीट ही करना पड़ता है। तो अगर मैंने कुछ चेंज करना है तो मैं सोर्स मैनेजर पे जाऊँगी और यहाँ पे डिलीट ऑल करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर मुझे चेंजेस करनी है तो मैं एडिट करूँ। अब मुझे चेंजेस क्या करनी है वो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी लिखूंगी। फॉर एग्जांपल आईडी अपडेट मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया, ठीक है, और मैं नेक्स्ट पे चली गई। और फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ कि बस मैंने यही इसी पेज पे चेंजेस करनी थी, आगे मेरा सब कुछ सही है। तो मैं क्या करूँगी, स्टेप्स के ऑप्शन में मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट वर्जन का ऑप्शन है, ठीक है। इसमें जाना लाज़मी है, हम कभी भी डायरेक्ट सेव नहीं कर सकते। डायरेक्ट सेव करोगे आपकी ये जो चेंजेस आपने कोई भी इस वर्जन में चेंजेस की होंगी वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। डिफ़ॉल्ट वर्जन में जाके बताना होगा कि मेरा ये वाला अपडेटेड वर्जन आपको अब यूज़ करना है, इसको नहीं यूज़ करना। तो इस पे मैं ये सिलेक्ट कर दूँगी और नेक्स्ट कर दूँगी।
तो अब से जो भी फाइल प्रोसेस होगी वो मेरे अपडेटेड वर्जन के साथ प्रोसेस होगी, जो भी इश्यूज थे वो उसमें रिजॉल्व होंगे। अब मैं फिनिश करूंगी और रिटर्न जाके मैं देखूंगी तो मेरे पास ये अब मेरे इन्वेलप के 2 वर्जन हैं, एक पुराने वाला है और एक नए वाला है। अब अगर देखो क्रॉस लगा हुआ है, इट्स मीन ये एज अ बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा है, ठीक है। इसको मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, और अगर नहीं डिलीट करना चाहो इसको वैसे भी स्किप यहाँ पे रहने दूंगे। रहने देने का फायदा ये होता है कि अगर कस्टमर ने कहा कि भाई ये आईडी आपने सेटअप की लेकिन हम पुराने वाली यूज करना चाह रहे हैं, तो एक तो तरीका ये अगेन अपडेट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है अपने वर्जन करने के लिए आपको करना ये होगा कि वर्जन मैनेजर में जाओगे, ये जो डिफॉल्ट अभी ये वाला सिलेक्ट है मैं ये वाला कर दूंगी और सेव कर दूंगी। तो अब मैं रिटर्न जाऊंगी तो मेरे पास क्रॉस में यहाँ पे ये दिख रहा है, इट्स मीन के ये वाला मेरा प्रोसेसिंग टाइम में ये वाला वर्जन यूज होगा, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे अभी हमने एसटी तो बना लिया और अब हमने बनाने हैं ढेर सारे 9 एंड 7, लेकिन मैं आप लोगों को एक एरर दिखाना चाहती हूँ कि अगर 9 एंड 7 ना बनाओ और यहाँ पे आप ये बोल दो कि ये इनबाउंड एसटी बना लिए काफ़ी है, ठीक है, तो हमें कैसा एरर जनरेट होता है। तो मैं ये जो फाइल अभी मैंने यहाँ पे लोड की हुई है इसको मैं टेस्ट करके देखती हूँ मुझे सिस्टम में कैसा एरर दिखता है अगर 9 एंड 7 इन्वेलप ना हो। ठीक है, ये एक तो यहाँ पे दिख रहा होता है, अगर इनके हिसाब से एक स्क्रीन क्लोज हो जाए तो आपके पास एटलीस्ट ये इंस्टेंट जो आईडी है ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप जो है ट्रैक कर सकते हो, जैसा मैंने बताया कि सर्वर पे जो भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो बीपी आईडी, अगर आप किसी से भी सुनो बीपी आईडी, प्रोसेस आईडी, इंस्टेंस आईडी, सब कुछ क्या है, ये एक कॉलम है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि अभी मैंने कॉपी की हुई थी यहाँ पे पेस्ट, तो मेरा ये वाला प्रोसेस था जिस पे मैंने काम किया था और ये देखो यहाँ पे रेड भी शो हो रहा है। इन केस यहाँ पे जो है शुरू के 10 ही आपको दिखेंगे और यहाँ से अब अगर कोई और मैप टेस्टिंग करेगा तो गायब हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे एडवांस सर्च पे आओगे और उस बिजनेस प्रोसेस पे अपनी आईडी सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे आईडी मिल जाएगी एक सेपरेट सेक्शन में, ठीक है। अगर मैं इस पे जाती हूँ तो वो मुझे बोल रहा है 9 एंड 7 जनरेशन एरर, ठीक है, कि उसने कह दिया कि भाई आपका 9 एंड 7 बना हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का एरर आपको दिख जाएगा। अभी मैंने देखा कि मैं करंट प्रोसेस में मेरा नेक्स्ट स्टेप भी जो है वो फेल हुआ है। ये अगर याद हो मैंने ईडीआई आउटबाउंड फाइल सिस्टम एक्सट्रैक्शन बीपी कॉल किया था मैप ट्रांसलेशन के बाद, तो ये क्यों फेल हुआ है ये भी चेक कर लेते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि आई कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, तो ये मुझे ना राइट्स नहीं दे रहा आईडी क्या नाम है फोल्डर क्रिएट करने के, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही सिस्टम में जा के वो डायरेक्टरी क्रिएट करूँगी तो मुझे ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो मैंने अभी जस्ट जो रैंडम अभी आप लोगों को पाथ दिया था ना उसने डायरेक्टरी जनरेट नहीं की, लेकिन मेरी मैप ट्रांसलेशन तो हो गई होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूँ तो ये देखो ये वही मैप टेस्ट रिजल्ट है जो कल आप लोग कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे जो आईडीज थी वो भी मैप हो गई, ठीक है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे ये जनरेट नहीं करने दे रहा, तो या तो मैं पाथ सिंपल ये वाला रख के देख लेती हूँ मुझे कर दे तो मैंने अब पाथ अपडेट करना है वो भी मेरा क्या है इनवेलप में बना हुआ है। अभी भी नहीं करने दे रहा।
ये मैं फिर ना बाबर को कहूंगी कि डायरेक्टरी क्रिएट कर दे ताकि आप लोग टेस्टिंग कर सको, ठीक है। तो खैर ये मेन हम आए थे 9 and 7 जो जनरेशन का एरर, तो इसके लिए क्या करेंगे, आउटबाउंड 9 and 7 बनाएंगे। अगेन हम इसी स्क्रीन पे जाएंगे और न्यू इन्वेलप, पहले हमें क्या बनाना है, आउटबाउंड 9 and 7 आई एस से, ठीक है। X12 पे गई, आउटबाउंड का आई एस पे सिलेक्ट कर देना है और फिर इस पे इस वाली स्क्रीन को स्किप करना है और यहाँ पे नेम पे फिर मैं अब यहाँ पे नाम क्या रखूंगी मैं, OB 9 and 7 और वर्जन अब हम IS से बनाने लगे हैं, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन अभी मुझे उठानी होगी IS से लेवल से उठानी है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था वर्जन, तो मैं वर्जन IS का यहाँ से उठाकर यहाँ पे रखूंगी और IS का कीवर्ड ऐड कर दूंगी ताकि ये पता चले ये IS इन्वेलप है। अब इसमें चीज़ें फिल करनी है, इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फिल हुई हुई हैं, लेकिन हम अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या अपनी फ़ाइल के हिसाब से करेंगे। अगर अब याद हो, मैंने आपको बताया था कि जब भी आउटबाउंड 9 and 7 बनेगा तो आईडीज़ क्या होंगी, स्विच होंगी। अब 9 and 7 हमारे पास टेम्पलेट तो है नहीं, तो जो भी हमारे पास इनबाउंड की फ़ाइल होगी उसी की आईडीज़ को हम स्विच कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देखें कि 00 ISC01 पे क्या है, 00 ISC03 पे क्या है, 00। तो मैं अगर फाइल में जाऊं तो इस 1 पे और ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसको भी बाय डिफॉल्ट रहने देना। ISC05 ये होता है सेंडर आईडी क्वालिफायर। अब जैसा मैंने मैप में बताया था, क्वालिफायर्स का कोई मीनिंग होता है, तो ये ZZ क्वालिफायर्स इसलिए यूज किए जाते हैं आईडीज के साथ कि अगर फॉर एग्जांपल दो सेम नेम की कंपनीज हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट हम फिर क्वालिफायर से कर रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है ISA लेवल की क्वालिफायर्स में, ठीक है। तो अभी मेरे पास सेंडर आईडी क्या होगी, जो मेरी यहाँ पे रिसीवर है, ठीक है, और उसका क्वालिफायर क्या है, ZZ। सेंडर का क्वालिफायर ये वाला होता है और रिसीवर का क्वालिफायर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो मुझे सेंडर का रिसीवर का ZZ उठाना है, यहाँ पे पहले से ही था, सॉरी। और मुझे आईडी उठानी है, सेंडर आईडी, जो कि यहाँ पे मैं फिल कर दूंगी। ग्रे वाले को मैं स्किप कर दूंगी। अगेन फिर इस पे आना है, तो क्वालिफायर मैं चेक कर लूंगी, मेरा यहाँ पे है 01 1 टाइप कर दूंगी और यहाँ पे मैंने आईडी ऐड कर दी, ठीक है। ISA 11 ये ज़रूरी नहीं है हर बार जो है आपका यू ही हो, इसको आपने क्या करना है, इधर जाके चेक करना है। ISA 11 ही इसकी पोजीशन बन रही है, ठीक है। तो 4010 में ये यू होता है, 4060 में कैप यूज़ हो जाती है, तो इसको लाजमी देख लिया करना, ठीक है। जो भी हमें इनबाउंड की फाइल में चीज़ें आती हैं हमें वही सेटअप करनी होती है ना, ठीक है। तो इसको मैंने अभी चेंज नहीं करना। अब ISA 12 पे क्या है हमारा, ये वाला वर्जन। 4010 के भी डिफरेंट यहाँ पे ISA लेवल के वर्जन होते हैं, कभी 401 होता है, कभी 400 होता है, तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये ब्लू में है यूज कोरिलेशन ओवरराइड। अच्छा, ऑलवेज सेलेक्ट करना है, ये ज़्यादातर क्या होता है कि ये सर्चिंग पर्पस के लिए काम आ रहा होता है। अब ये सर्चिंग किस बेस पे करनी होती है, अगर ये आपकी फ़ाइल प्रोसेस हो जाती है और आपको कल को सपोर्ट के बंदे को देखना है कि भाई इस फाइल का 9 and 7 जनरेट हुआ था या नहीं, तो इस यहाँ इस B2BI सर्वर में एक कोरिलेशन का ऑप्शन है जिसमें आप सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा जो डेटा प्रोसेस होगा वो एक सर्च हिस्ट्री में जाके सेव हो जाएगा, तो इसको ऑलवेज यस रखना, इसको ऐसे ही रखना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमें बोला गया यूज रोल नंबर, तो नो कर देंगे इसको, ठीक है। और ISA 14 ये क्या होता है, ये एक्नॉलेजमेंट क्या होती है कि अभी हमारे पास यहाँ पे 0 आ रही है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे 2 ही ऑप्शन होते हैं, या 0 भेजते हैं या 1 भेजते हैं। ये एक नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी होती है। जिस तरह हम कहते हैं ना, इनबाउंड का जो रिप्लाई बैक होता है वो 9 and 7 होता है। 9 and 7 बेसिकली हमें ये बता रहा होता है कि आपकी जो एसटी के आगे का डेटा है वो प्रोसेस सही से हुआ है या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई कस्टमर अपनी इनबाउंड फाइल में यहाँ पे 1 भेज देता है, इट्स मीन कि वो चाह रहा है कि उसके ये जो 3 इन्वेलप हैं स्टैंडर्ड, वो भी प्रोसेस हुए हैं या नहीं।
उसका जो रिप्लाई बैक जाता है जब अगर यहाँ पे 1 हो, उसके रिप्लाई को हम बोलते हैं टी। मोस्टली हम यूज़ नहीं करते, हमारे कस्टमर जो हैं अगर यूज़ कर भी रहे हो तो हम उसको स्किप करवा देते हैं। जो हाई लेवल सिक्योरिटी वाली जो कंपनीज़ जिनका डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है उसमें हम फिर एक्टिवेट कर देते हैं। इसका एनवेलप जो सेटअप है थोड़ा क्रिटिकल होता है, तो हम मोस्टली इसको 0 यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो आपको अभी मैंने ये चीज़ जो बताई ISA 14 इसको भी नो ही रखना है, ठीक है। अगेन के टेस्ट इंडिकेटर प्रोडक्शन या कुछ भी, ठीक है। इनबाउंड फाइल है, मैंने टेस्ट इंडिकेटर वहाँ पे सेट करवाया था, नहीं एनी इंडिकेटर सेट करवाया था, तो आप लोगों को आउटबाउंड में टेस्ट ही रख, क्योंकि ये हमारी टेस्ट सिस्टम से जा रही है फाइल, ठीक है। तो टेस्ट सिस्टम से फाइल सेट करना है। यहाँ पे आप एक्सेल लुकअप क्लास जो है TA1 इसको स्किप कर दो, ये ऑप्शन जो है ना यूज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कर दो। ये कंट्रोल नंबर आप जो है इसको एडिट कर सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि आउटबाउंड में हमें अपने जो है कंट्रोल नंबर जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने कहा हमारे सिस्टम में जो है ना कंट्रोल नंबर जो है लास्ट जो चला हुआ है वो 1000 था, ठीक है। तो हमें जो है ना 1001 से आपकी तरफ से फाइल्स चाहिए, तो हम इस तरह सेट कर देंगे। तो अब जब भी फाइल चलेगी 9 and 7 जनरेट होगा तो 1 2 3 1000 1 2 3 इस तरह सीक्वेंस चलती जाएगी। तो हम अपने कंट्रोल नंबर्स को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं फॉर द आउटबाउंड, क्योंकि आउटबाउंड फाइल जनरेट करता है, ठीक है। ISA लेवल की जो चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट कर देंगे। इस वाली चीज़ को भी स्किप कर देना, ये भी आगे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें यूज़ होगी। नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि सेगमेंट टर्मिनेटर्स वगैरह, ठीक है। तो जो भी इनबाउंड की फाइल में सेटअप हुए होते हैं, जो भी इनबाउंड की फाइल में आते हैं हमें वही रखने होते हैं। तो अभी मेरे पास सेगमेंट टर्मिनेटर या डेटा एलिमेंट सेपरेटर स्टैरिक है, सेगमेंट टर्मिनेटर फ्लाइंग टिल्डा है और सब एलिमेंट डेलीमीटर इज ग्रेटर देन। तो ये सारे ऑप्शन मैं यहाँ पे आके फिल करूंगी। डेटा एलिमेंट सेपरेटर था मेरा स्टैरिक, सेगमेंट टर्मिनेटर था मेरा फ्लाइंग टिल्डा, और कंपोनेंट्स एलिमेंट सेपरेटर कह लो या सब एलिमेंट डेलीमीटर जिसको बोलते हैं, वो था ग्रेटर देन, ठीक है। रिलीज कैरेक्टर को इसको स्किप कर दो, ठीक है, ये हम यूज नहीं करते। और स्ट्रीम सेगमेंट, अच्छा ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी जो कल मैंने आपको IBM का जो सॉफ्टवेयर दिखा रही थी यहाँ पे, ये होता है सिर्फ प्योरली जिसमें मैंने कहा था आप लोगों को कि यहाँ पे फाइल हमेशा EDI फाइल ही चल रही होती है। तो जब ये वाला सॉफ्टवेयर हमसे EDI फाइल मांगता है, वो कहता है कि फाइल जो है ना आपकी एक ही लाइन में होनी चाहिए। एक ही लाइन का मतलब ये होता है कि अभी ये लाइन ब्रेक हुई है सारी, ठीक है। तो सारा डेटा जो है वो आपका एक लाइन में इस तरह है, इसको कहते हैं हम स्ट्रीम फाइल, मींस के एक लाइन में। अब हमारे लिए तो ये रीड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन IBM का जो सॉफ्टवेयर है वो मांगता ही ये फाइल है, क्योंकि उन्होंने उनकी अपनी प्रोग्रामिंग चल रही है, वो एक लाइन को रीड करते हैं, जहाँ जहाँ उनको GS का टैग मिलता है वो आगे अपनी हिस्ट्री जनरेट कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए फाइल रीड करना तो मुश्किल है, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए जो है उसको प्रोग्राम किया हुआ है तो हमें वो भेजना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जितने भी EDI पार्टनर्स हैं वो तकरीबन IBM वैन को यूज़ कर रहे होते हैं, या अगर कोई SFTP कम्युनिकेशन भी यूज़ कर रहा है तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन लाजमी यस करना है, ठीक है। स्ट्रीम सेगमेंट जैसे ही 9 and 7 जनरेट हो वो एक ही लाइन में होना चाहिए, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, इसको स्किप कर देना। इन कोड डॉक्यूमेंट का ज़्यादातर ये होता है कि एडिफैक्ट या जर्मनी साइड पे जो एडिफैक्ट का फॉर्मेट यूज़ होता है ना, तो उसमें कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे इंग्लिश कीबोर्ड में नहीं होते, तो उसको ट्रांसलेट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इनकोडिंग स्कीम वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए फिर ये वाली स्क्रीन यूज़ हो रही होती है। तो अभी तो हमारे नॉर्मल डेटा है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट जाएंगे। अगेन यहाँ पे हमें बिजनेस प्रोसेस स्पेसिफिक करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्पेसिफाई बिजनेस कर दो, ठीक है, जैसे ST में किया था, और नेक्स्ट कर देना। इसमें भी EDI करके कोई BP था, बिलेटन ही, जो मैंने लास्ट में यूज़ किया है।
ई का था। ठीक है, ये कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे और फाइल सिस्टम डायरेक्टरी जनरेट करना चाह रहे हैं हम, फिर नेक्स्ट कर देंगे। अगेन फिर वही डायरेक्टरी वाली चीज़ आ गई, तो मैं फिलहाल यही रख देती हूँ। तो इसमें भी यही होगा कि जब 9 और 7 जनरेट हो जाएगा तो हमने किसी ट्रेडिंग पार्टनर को भेजना तो होगा, किसी के फोल्डर में ड्रॉप तो करना होगा। तो हमने ये पाथ दे दिया और 9 और 7 का नाम भी देना होगा कि फाइल नेम कैसा हो। तो मैं यही दे देती हूँ और आगे कीवर्ड ऐड कर देते हैं 9 और 7। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये 9 और 7 का डेटा है। और नेक्स्ट कर देंगे और ये हो गया फिनिश। ओके, तो यहाँ पे ISA बन गया। इसके बाद क्या बनाना था, कोई बताएगा? जीएस। और वो इनबाउंड होगा या आउटबाउंड? आउटबाउंड। सही है, तो सेम वही ऑप्शंस होंगे आगे। इसको स्किप कर और यहाँ पे नाम रखना है। सजेशन में आ नहीं रहा। ठीक है, तो नेमिंग कन्वेंशन में थोड़ी सी यहाँ से कुछ, और यहाँ पे वर्जन GS लेवल का रख देती हूँ। अब GS का कीवर्ड ऐड कर दिया और यहाँ पे वर्जन 1। अच्छा, इस स्क्रीन पे सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट इन्वेलप। नेक्स्ट इन्वेलप का मतलब ये है कि GS से पहले जो मैंने इन्वेलप बनाया था IS से, वो मुझे इधर कॉल करना है। मतलब मुझे GS को बताना है कि आपका पेरेंट कौन है। ठीक है, तो तभी आपकी जो है ना IS से लेवल की चीज़ें जो है वो हिट हो रही होंगी। तो आपको क्या करना है, जो मैंने IS से बनाया था 9 और 7 का, ये रहा, वो मुझे यहाँ रख देना है। ठीक है, अब ये पे आ रही है बात GS01 की। मीन्स के आपको बताना है कि GS01 पे मेरी क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब ये वाली तो हम नहीं रखेंगे। अगर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया हो कि 9 और 7 का जो ग्रुप वाला कोड होता है उसको कहते हैं FA। ठीक है, तो हम वो यहाँ पे रख देंगे। फिर सेंडर ID रिवर्ट करनी है, तो मतलब कि ये ई कॉम वाले जो है 9 और 7 भेजेंगे किसको, मुझे। तो मैं ये GS लेवल की IDs यहाँ से उठा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी हम GS का इनवैलिड बना रहे हैं। अच्छा, अब ये डेट टाइम फॉर्मेट है कि आपने जो डेट जनरेट करनी है वो किस टाइप की हो। अगेन GS पे जाओगे, यहाँ पे देखोगे टाइम किस फॉर्मेट का है। तो यहाँ पे 4 डिजिट है, तो हम यहाँ पे 4 डिजिट का ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कोरिलेशन इस पे ऑलवेज रहेगा। इसको ग्लोबल कंट्रोल नंबर को नो कर देना। ये रिस्पॉन्सिबल एजेंसी कोड GS07 पे होता है। चेक कर लेते हैं क्या होती है ये चीज़। तो ये होती है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो ऐड कर दीजिएगा। वर्जन, ये चीज़ ठीक हो गया। इस स्क्रीन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब कंट्रोल नंबर, अगेन इसमें भी हम GS कंट्रोल की कोई सीक्वेंस रख सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है इसको हमेशा नो करोगे। ठीक है, इसका ऑप्शन अभी मैं नो इसलिए करवा रही हूँ कि 9 और 7 खुद एक्नॉलेजमेंट है, तो इसकी तो रिप्लाई बैक में नहीं चाहिए। जब आउटबाउंड की ट्रांजेक्शन पे काम करेंगे उसमें इसका पर्पस बताऊंगी। ठीक है, तो GS का इतना से ही होता है। फिनिश कर देंगे, क्योंकि ना तो इसमें हमने मैप कॉल करना होता है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। इसके बाद हम बनाएंगे ST। अच्छा, ST में भी मैं वर्जन जो है वो GS लेवल का उठाऊंगी। सही है, तो अब नेक्स्ट इन्वेलप में मुझे क्या करना है, मैं ST पे खड़ी हूँ तो मुझे बताना है कि इसका GS कौन सा है। ठीक है, तो इसमें GS मेरा लास्ट में आ रहा होगा, ये वाला हो गया।
तो क्वालीफायर यहाँ पे ग्रे में है, तो इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ सेंडर आईडी ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है ई कॉम में, हम जो प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं वो जीएस लेवल पे कर रहे होते हैं, आईएसए लेवल की नहीं कर रहे होते हैं। जीएस लेवल का अगर मैंने आपको याद हो कि मैंने सिनेरियो बताया था क्यों करते हैं कि मल्टीपल कंपनीज हों और उनकी सेम मतलब आईएसए आईडी सेम हो लेकिन जीएस अलग अलग हो, तो हमने मैपिंग भी अलग अलग की होती है, तो इसलिए फिर मुझे ये वाली यूज़ करनी है। और रिसीवर आईडी में यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ट्रांजैक्शन सेट आईडी, अब इसमें 850 नहीं मुझे लिखनी, इस पे लिखना है मुझे 9 and 7, क्योंकि जब 9 and 7 जनरेट होगा तो ST01 पे यहाँ से प्रिंट होके आएगा। अच्छा, यहाँ पे अब देखो कंट्रोल नंबर जो है आपका, पहले जो क्या काम हो रहा था कि नो का इस तरह का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, ऑलवेज स्टार्ट एट 1 करोगे। इस पे होता क्या है कि जब भी आपके यहाँ पे 9 and 7 जनरेट होंगे, या इधर ही बता देती हूँ, एसटी जब भी जनरेट होगा उसका जो कंट्रोल नंबर है 0102 इस तरह की सीक्वेंस जनरेट हो रही होगी, तो इसी जीएस के अंदर दूसरा एसटी होगा तो उसकी सीक्वेंस हो जाएगी 2 3 3 इस तरह करके। तो ये अच्छा और लगता है कि आपके जो है ना जीएस में सीक्वेंस नंबर से एसटी कंट्रोल नंबर जनरेट हुए हुए हो, तो इनकी तो हम एडिट कर लेते हैं। और अगर कोई कस्टमर कहता है तो हम इसको भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप जो है ऑलवेज स्टार्ट एट 1 कर दो, ठीक है। तो जब भी नया आईएसए जनरेट होगा, ये नया 9 and 7 जनरेट होगा, वो स्टार्ट करेगा एसटी कंट्रोल नंबर एट 1 से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे हमें कह रहा है लुकअप अलाइस, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करनी है, तो फिलहाल एक काम करते हैं कि इसको स्टैटिक कर देते हैं, और हिपा हम नहीं करते, इसको भी स्किप कर दोगे, देन नेक्स्ट करोगे। मैप नेम, अब यहाँ पे मैप नेम जैसा मैंने बताया था कि हम 9 and 7 में कोई भी मैपिंग नहीं करते, तो मैं यहाँ पे मैप नेम भी कॉल नहीं करूँगी। यहाँ पे ये ऑप्शन रखने का मकसद क्या है, एसटी है एक, तो एसटी में मैप नेम लाजमी मांगेगा। दूसरा, अगर कोई कस्टमर हमें कहता है कि भाई ईडीआई फाइल तो मुझे रीड करनी नहीं आती, तो अगर मुझे कोई कस्टमर 9 and 7 भेज रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा, वो तो आपके एंड पे मिल जाएगी ई कॉम को, लेकिन मुझे भी तो अपने सिस्टम में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं डोंट वरी, हम एक मैप बना देते हैं जिसकी ट्रांसलेशन करके हम आपको एक समरी भेज दिया करेंगे। ईमेल के थ्रू आप मांगना चाह रहे हो तो हम आपको ईमेल के थ्रू दे देंगे। अगर आपको ये फाइल एज अ फ्लैट फाइल चाहिए तो हम उसके लिए फिर एक क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं ईमेल के थ्रू। अगर 9 and 7 आपको मैं एज अ एग्जाम्पल दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं तो इस तरह करके हम उनको क्या करते हैं, नोटिफिकेशन भेजते हैं। और ये कि एक बच्चे ने मैप बनाया हुआ है ईडीआई टू फ्लैट फाइल, जिसमें हम सारी जो ईडीआई फाइल के जो सेगमेंट हैं वो सारे रीड करके उसको मैप करा देते हैं और बता देते हैं कि भाई आर है तो रिजेक्टेड है, कंट्रोल नंबर कौन सा था, उसका रीज़न क्या था, ये सारी चीज़ें हम ईमेल के थ्रू के कस्टमर को बता देते हैं। तो अभी मकसद क्या है बताने का कि मैं मैप यूज़ नहीं कर रही यहाँ पे। नेक्स्ट में जाऊँगी तो इधर नन ही रखूँगी, ठीक है। इसको ट्रांसलेट वगैरह अगर यो नो करते हो, कुछ भी करते हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैप ही नहीं है। तो नेक्स्ट कर दोगे और ये हमारी फाइनल स्क्रीन है और फिनिश, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम अगर चेक करना चाह रहे हैं कि मेरे जो हैं इन्वेलप सब बन गए हैं या नहीं, तो ये देखो 850 का एसटी और जीएसएसटी और वो जो आउटबाउंड के 9 and 7 है। तो नेमिंग कन्वेंशन अच्छी फॉलो करोगे, एक तरीके से सीक्वेंस रखोगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी जब आप कस्टमर के इन्वेलप बनाओगे, जहाँ पे आपके बहुत गंदे नाम, बहुत लंबे लंबे होते हैं नाम, और जब आप रियल इन्वायरमेंट में काम करोगे, तो अभी तो ये मैंने एज एग्जाम्पल बताया, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन फॉलो यही हो रही होती है, ठीक है। मतलब पहले कस्टमर का नेम आता है, फिर जो है जो ईडीआई फाइल को रीड करता है, और फिर आगे आईबी वगैरह जो भी ट्रांजैक्शन है जिसके लिए बना रहे। अब हम चेक करते हैं अपनी फाइल को रन करके। फाइल को आप भी रन कर सकते हो, तो आपको करना क्या होगा, मैनेजर में जाना है, यहाँ पे लिखना है X12D इन्वेलप, ठीक है। DE लिख दोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आ रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, X12D इन्वेलप का ये बिल्ट-इन प्रोसेस है जिसपे हम ईडीआई फाइल को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन मैनेजर पे जाओगे और एग्जीक्यूट करोगे। अब यहाँ पे वो मुझसे फाइल मांग रहा है, ठीक है। तो जैसा कल मैंने बताया था, ऑटोमेटिकली फाइल भी चल सकती है और मैनुअल भी यहाँ पे चला सकते हो, तो मैं अभी ऑटोमेटिकली नहीं चला रही, चूज फाइल कर रही हूँ।
और ये फाइल मैं अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो अब 9 एंड 7 जनरेशन का एरर तो नहीं दिया उसने, तो मैं ये BPID उठा लेती हूँ। जब तक सक्सेसफुल नहीं होता तो कॉपी भी नहीं होती है, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर दूँ, करंट प्रोसेस में आऊंगी और यहाँ पे मैंने ये देख लिया कि ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये 415 हुआ, ठीक है, ये ग्रीन में होगी, मतलब मेरी जो वैलिडेशन थी वो सही चल गई है। एक सेकंड, यही है ना प्रोसेस, हाँ ठीक है। हाँ ग्रीन है तो मीन्स कि मेरे वैलिड फाइल में कोई भी ऐसा सिंटेक्स एरर नहीं था, ट्रांसलेशन हो गई, 9 एंड 7 भी जनरेट हो गया, सब काम हो गया, ठीक है। अब इसके आगे 4 प्रोसेस मेरे चले हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। X12 डीनवेलप आपका हमेशा क्या करता है, एक तो फाइल को वैलिड करता है, अगर फाइल वैलिड हो गई है तो उसके बाद क्या करता है, ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है, जो कि मैंने एसटी में ये बीपी कॉल किया था, ठीक है। इस प्रोसेस में हमने सिर्फ बताया है कि भाई पाथ और फाइल नेम कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है, X12 इनवेलप, ये प्रोसेस हमेशा आउटबाउंड के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे ये क्यों कॉल हुआ, इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने आउटबाउंड का 9 एंड 7 जनरेट किया है, तो बिलिटन प्रोसेस से ही 9 एंड 7 जनरेट हो गया। अगेन यहाँ पे फेल हो गया है, क्यों, क्योंकि मुझसे वो डायरेक्टरी मांग रहा था और ये सब उसमें फेल हुआ है। तो पहले हम देख लेते हैं इस वाले को जिसमें हमारा रिजल्ट जनरेट हुआ है। इसको स्किप करके अभी फिलहाल मैं इसी प्रोसेस में डॉक्यूमेंट में चली जाती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट है। तो अभी आपका फॉर एग्जांपल नहीं वो बन रहा, मतलब नहीं वो काम कर रहा, तो आप इसको यहाँ से ये फाइल सेव कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या है, ये फेल हो रहा है ना, तो फाइल नेम भी नहीं बन रहा, वरना यहाँ पे आपको स्टेटस रिपोर्ट में फाइल नेम भी अच्छा सा दिख रहा होता है। अब चलते हैं 9 एंड 7 वाले प्रोसेस में, इसमें देखते हैं हमारा 9 एंड 7 जनरेट हुआ है या नहीं। तो ये हमारा 9 एंड 7 है, चलो इसको भी खोल के देख लेते हैं। तो ये देखो सब कुछ चीज़ें फिल हो गई, FA9N7 PO जो मैंने चलाया था उसका कंट्रोल नंबर आ गया, एक्सेप्टेड विद एरर एक्सेप्टेड वाला आ गया, कंट्रोल नंबर जो हमने सीक्वेंस दी थी वो भी आ गया, और डेट टाइम जिस टाइम ये प्रोसेस हुआ है 9 एंड 7 मतलब कि जनरेट हुआ है उस टाइम का उसने बता दिया, ठीक है। तो ये सीन होता है। अच्छा अब यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, इतने सारे स्टेप हैं याद नहीं होंगे, डोंट वरी, ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई होगी तो आप लोगों को जो प्रैक्टिस करनी होगी वो वीडियो देख के जी करनी मैम, ये जो फेल हुआ है ये सिर्फ डायरेक्टरी की वजह से हुआ, राइट? जो आपने पाथ डाले थे। हाँ डायरेक्टरी ना, मुझे राइट्स नहीं है डायरेक्टरी क्रिएट करने का, ओके ओके तो इस वजह से ये मुझे बाबर को बोलना पड़ेगा जो नेटवर्किंग के। ओके। अदरवाइज फिर ये वाली जो जब डायरेक्टरी क्रिएट होगी ना तो फाइल सारी इधर ही ड्रॉप होंगी, मतलब जो डायरेक्टरी हम देंगे ना, जैसे यहाँ पे देखें डायरेक्टरी भी नहीं मिलनी जिसमें फाइल्स हों, ये देखो जिस तरह ये फाइल जनरेट हो रही है। तो मैम अभी हमारे पास 997 जो है वो हमारे पास आनी चाहिए हमारी डायरेक्टरी में, जो हमारे पीसी नहीं में। तुम्हारी डायरेक्टरी में जो ये सर्वर है ना, जी जी। ये वाला इस सर्वर से कनेक्ट होना होता है हमें इस फाइल जिला से, ओके ओके। ठीक है। वो फाइल जिला का एक्सेस नहीं होगा आप लोगों के पास, सही वो सही। नहीं देते हम लोग, लेकिन फाइल ब्राउजर का मैंने बोला हुआ है कि आप लोगों का एक अकाउंट, एक ही अकाउंट बना दें जो सब यूज कर लें, जिसपे ये एक्सेस हो जाती हैं डायरेक्टरीज। सही सही। तो फिलहाल आपको मेन प्रैक्टिस यही करनी होगी कि इनवेलप बनाने हैं, इनवेलप जनरेट करने हैं और 9 एंड 7 जनरेट करना है। अगर एट द एंड आपके ये प्रोसेस फेल हो रहे हैं तो सिर्फ इसी चीज़ पे फेल होने चाहिए कि आपका डायरेक्टरी नहीं है, बाकी के जो है ग्रीन में शो होने चाहिए, मैप ट्रांसलेशन वगैरह के, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट पे और किसी को कोई क्वेश्चन है? एक और चीज कर लेते हैं, एक रिजेक्टेड 9 एंड 7 भी जनरेट कर लेते हैं, तो फाइल को थोड़ा बिगाड़ के सही।
नॉन कंप्लाइंट। तो ये उसने हमें बोल दिया कि भाई रिजेक्ट हो गया आपका। सही है। और अब देखो नेक्स्ट टाइम जो 9 और 7 जनरेट हुआ है उसका कंट्रोल नंबर प्रीवियस वाले से अलग है, 1 है और यहाँ पे 1 है। लेकिन जो एसटी कंट्रोल नंबर हमने कहा था कि हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, इसमें भी 1 से है और उसमें भी 1 से है। बाकी जीएस कंट्रोल नंबर और उसकी सीक्वेंस अपनी चल रही है। सही हो गया? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? कोई या नहीं है? चलो सही है। तो आज का टास्क क्या है आप सबका, कि जो आप लोगों ने मैप बनाए हुए हैं एंगुलस ब्लॉक के, वो सर्वर पे चेक इन हो चुके थे, कल ही करा लिए थे। आप लोगों को करना क्या होगा, इन्वेलप बनाने हैं, मैप चेक इन करना है, इन्वेलप बनाने हैं, और मैं डायरेक्टरी भी दे देती हूँ, यही वाली डायरेक्टरी यूज कर लेना। ठीक हो गया? ये जो प्रीवियस बैच के हैं वो बनाना चाह रहे हैं इन्वेलप, या बहुत काम है आप लोगों का? मैम काम है।